हेलो मेरे दोस्त, तो चलिए वेलकम केमिस्ट्री में आप सबका वेलकम है। और आज हम फिर इसमें अगला चैप्टर को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो जितना चैप्टर को हमने पिछला क्लास में पढ़ा था क्रैश कोर्स में, सबको हमने लगभग ख़त्म किया और आज भी हम वही करेंगे जो पिछला सेशन से करते आ रहे हैं। तो आप हमारे बीच में इसी प्रकार से बने रहे, क्योंकि हम बहुत जल्दी यहाँ पर फिर भी क्लास स्टार्ट करने वाले। तो जो भी चैप्टर हमने स्टार्ट किया था लगभग लगभग ख़त्म करके छोड़ा। तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वह कौन सा चैप्टर है? आयनिक कौन सा चैप्टर है? आयनिक इक्विलिब्रियम है। तो इसी को हम लेकर के आगे बढ़ेंगे। और इसमें जो आयनिक इक्विलिब्रियम में चल रहा था वह क्या चल रहा था? क्रैश कोर्स ही चल रहा था। तो इस प्रकार से इसको भी हम क्या करेंगे, लेकर के आगे बढ़ते हैं। और इसमें हम फिर से आपको कुछ क्वेश्चन दे लेंगे और कुछ वही सब क्वेश्चन को आपसे सॉल्व करवाएंगे। तो जितना भी सारा हमने पिछले क्लास में सॉल्व किया क्वेश्चन को, और आज भी हम वही करते आ रहे हैं, सॉल्व करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें कुछ टॉपिक के बारे में जान लेते हैं कि सबसे पहले जान लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। इसमें एसिड बेस के बारे में हमेशा जिक्र होता ही रहेगा। तो इसी के बारे में कुछ हम देख लेते हैं कि क्या होता है नहीं होता है। यदि हम स्ट्रॉन्ग एसिड का बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा एसिड का बात किया? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यदि आप स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में कुछ एग्जांपल दे सकते तो फटाफट आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि जो इलेक्ट्रोलाइट का इक्विलिब्रियम में टॉपिक आता है इलेक्ट्रोलाइट करने का मतलब होता है कि वैसे सॉल्यूशन और फिर वैसे कंपाउंड जब हम उसको एक्वस सॉल्यूशन में डाल देते हैं तो डिसोसिएशन हो जाता है, यानी किसमें आयंस में डिसोसिएशन हो जाता है और दोनों अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से उसको हम देखते हैं, उसको इक्विलिब्रियम के भी नाम से भी जाना जाता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का जब हम बात करेंगे तो इसका कुछ एग्जांपल हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड का। तो बताइए कि यदि आप स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल जानते होंगे कुछ, तो फटाफट आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल क्या हो जाएगा। चलो फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखो कि एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड का बताओ जल्दी। हाँ, तो हम बात कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड का। जैसे हम H2SO4 के नाम से जानते हैं, क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl भी क्या है? HCl भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। और जितना भी सारा हम एसिड का बात करते हैं, तो जब हम इसको एक्वस में लिए और एक्वस में लेने के बाद जब हम इसको क्या करते हैं, एक्वस में लेने के बाद जब हम इसको डिसोसिएट करते हैं, तो डिसोसिएट करेंगे तो किस में टूटेगा? बताओ जल्दी। आप फटाफट कमेंट सेक्शन में जानते होंगे कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जब हम इसको डिसोसिएशन करेंगे तो डिसोसिएशन में कैसे होगा? जल्दी फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसको डिसोसिएशन करेंगे तो डिसोसिएशन में कैसे हो जाएगा। बताओ जल्दी। हाँ, यदि कमेंट तो आया तो यदि हम इसका डिसोसिएशन को देखते हैं तो किस में टूटेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है वह क्या हो जाता है? कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है। तो जब यह कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है तब इसको फिर हम क्या करेंगे, या किस में टूटेगा? H+ एक्वस। और किस में टूटेगा? किस में टूटेगा? H+ एक्वस और Cl माइनस एक्वस में टूटेगा। वहाँ पर सही से नहीं दिख रहा है, हम यहाँ पर इसको लिख दे रहे हैं अच्छा से। एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस किस में टूटेगा? H+ एक्वस और Cl माइनस एक्वस में टूटेगा। अब यदि हम इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड का बात किए, कुछ हम बात कर लेते हैं वीक एसिड का। तो यदि आप वीक एसिड का जानते होंगे कि क्या हो जाएगा, तो आप फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि वीक एसिड मतलब क्या हो जाता है। बताओ जल्दी कि वीक एसिड को हम कैसे डिफाइन करेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पर हम ले लेते हैं वीक एसिड को, क्या लिए? वीक एसिड। वीक एसिड हम ले लेते हैं कुछ, इसका क्या नाम है? यदि आप जानते होंगे तो फटाफट कमेंट सेक्शन में घेर के बताइए कि इसका क्या नाम हो जाएगा। बताओ जल्दी, कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसका क्या आंसर हो जाएगा फटाफट। इसको हम कौन सा एसिड के नाम से जानते हैं? बेंजोइक एसिड। किसका नाम से जानते हैं? बेंजोइक एसिड। और इसका जब हम तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा? आयोनिक एसिड, यानी यह कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होगा। कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? एसिड और बेस में टूटेगा। तो यह किस में टूटेगा? माइनस प्लस H
एक्वस में टूटेगा, इस प्रकार से टूटेगा। यानी किस में टूटा, एसिड माइनस में टूटा और फिर क्या टूटा, बेस माइनस में टूटा और एसिड H प्लस में टूटा। तो इस प्रकार से इसको भी हम देख सकते हैं। अब हम यदि बात कर लेते हैं अगला टॉपिक में कि आयोनाइजेशन कांस्टेंट क्या हो जाता है, तो उससे हमें क्या होगा, एक फार्मूला डेवलप हो जाएगा, और फार्मूला जब डेवलप हो जाएगा तो उस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, उसमें क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं, और क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएंगे, फिर हम उसमें फटाफट आगे बढ़ सकते हैं। तो चलो हम क्वेश्चन को भी लिखते हैं और बताओ हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको आगे बढ़ा सकते हैं। और आगे बढ़ाएंगे तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट के बारे में, आयोनाइजेशन कांस्टेंट, आयोनाइजेशन कांस्टेंट को कैसे डिनोट करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं। अब यदि मान लेते हैं कि आयोनाइजेशन कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए कोई ले लेते हैं एक, ये भी जो है वह क्या है, कोई वीक एसिड है, यानी ए एंड बी जो है वह क्या दिया गया, एक एसिड है, और किस में है, एक्वस में दिया गया है। जब इसका डिसोसिएशन हुआ तो वह किस में टूटा, किस में टूटा, ए प्लस एक्वस प्लस बी माइनस एक्वस में टूटा। किस में टूटा, ए प्लस एक्वस और बी माइनस एक्वस में। जब हम इसको तोड़ेंगे तो फिर इसको आगे बढ़ाएंगे तब कैसे हो जाएगा, बताओ जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में कि इसका क्या हो जाएगा आगे। चलो मान लेते हैं कि जब यह इनिशियल टी बराबर 0 में था, किस में था, इनिशियल यानी टी बराबर 0 में था, तब हम इसको क्या किए थे, टी बराबर 0 में था तो इसका जो कंसंट्रेशन था वह क्या था, सी था, इसको भी 0 था और इसका भी 0 था। अब यदि कुछ टी यानी जब टी आया किस में, इक्विलिब्रियम में, किस में आया, इक्विलिब्रियम में, तो जो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हुआ, डिग्री ऑफ जो डिसोसिएशन हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, सी माइनस सी अल्फ़ा, फिर इसका क्या हो जाएगा, सी अल्फ़ा एंड सी अल्फ़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी माइनस सी अल्फ़ा। क्योंकि सी अल्फ़ा इसलिए हुआ कि सी में से कुछ प्रोडक्ट इधर बना, तो इसी का जो प्रोडक्ट बना परसेंटेज में, इसी को हम क्या लिखे, सी माइनस सी अल्फ़ा, नहीं इसी का कुछ कम हुआ होगा, और यहाँ पर बना सी अल्फ़ा, यहाँ पर भी बना सी अल्फ़ा। अब यदि हम इस पर क्या अप्लाई करते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या कहता है, यदि आप जानते हो तो फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, बताओ जल्दी। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ मास एक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका हो जाता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोफिशिएंट का हो जाता है। तो इसी प्रकार से हम उसको भी आगे देख सकते हैं। यदि हम बात कर लेते हैं किसका, रेट ऑफ फॉरवर्ड का, रेट ऑफ फॉरवर्ड में जब हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रेट ऑफ फॉरवर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका हो जाएगा, ये भी का हो जाएगा। और जब हम इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट क्या आएगा एंड ये भी हो जाएगा। इस प्रकार से इसको हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन, इसमें हम एक इक्वेशन ले सकते हैं। फिर यदि हम आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसी प्रकार से जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तब कैसे करेंगे, देखो मान लिया कि इसको जब हम रेट ऑफ फॉरवर्ड जब लिए तो अगला बार क्या हो जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड भी हो जाएगा। रेट ऑफ बैकवर्ड को लेंगे तब क्या करेंगे, रेट ऑफ बैकवर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी माइनस हो जाएगा। अब यदि हम इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस अंदर में होगा, इस प्रकार से होगा। अब हम यहाँ पर साफ कर लेते हैं क्योंकि इसका खेला समाप्त हो गया। अब हम इसको इक्वेशन क्या कर सकते हैं, दो करेंगे। अब हम ऐसे भी जानते हैं कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वह क्या हो जाता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का इक्वल हो जाता है। तो इस प्रकार से यदि हम देखते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, थ्योरी में आप पढ़े होंगे, आप जहाँ भी क्लास किए होंगे इसके बारे में,
आप उस थ्योरी पर वहाँ पर इसका टोटल जानकारी प्राप्त किए होंगे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड इजकल टू रेट ऑफ बैकवर्ड कब होता है, कैसे होता है, किस लिए होता है, क्यों होता है। तो इस प्रकार से आप जैसे होता है ना इतिहास में कि कब, कहाँ और कैसे, यानी कब हुआ तो कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसके लिए हुआ। इसी प्रकार से रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड जो होता हुआ किस समय हुआ होगा आपको पता चला होगा थ्योरी में, तो आप वहाँ से थ्योरी में जा करके उल्टा भी सकते हो, देख सकते हैं। अब यदि हम इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड को जब इक्वल करते तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड में क्या आया था कांस्टेंट ये भी बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड में क्या आया, इसको हम K1 एंड इसको हम K2 भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से इसमें हम इसको लिख करके क्या करेंगे, आगे फटाफट इसमें हम बढ़ सकते हैं। अब यदि इसको हम आगे लेकर के चलते हैं तो क्या हो जाएगा, K1 डिवाइडेड बाय K2 बराबर डिवाइडेड बाय AB हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा इसका कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। अब यदि हम इसको K1 एंड K2 को क्या कर सकते हैं, K1 एंड K2 को जब हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, K लिख सकते हैं, यानी कांस्टेंट लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट, इसको लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म में। तो यदि हम यहाँ पर देंगे कि K बराबर B माइनस बाय ये B, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। यदि हम इसको और आगे बढ़ाएंगे तब कैसे बढ़ाएंगे, देखो यहाँ पर फटाफट देखो, हम ये क्वेश्चन में वहाँ पर लिखे थे कि K बराबर वहाँ पर जब हम ये B को आयोनाइजेशन कांस्टेंट लिखे थे तो किस में लिखे थे, ये प्लस और B माइनस में लिखे थे, तो इस प्रकार से वहाँ भी लिखे थे। इसमें C माइनस C अल्फ़ा था, इसका क्या था C अल्फ़ा, और इसका भी C अल्फ़ा था। क्या था C माइनस C अल्फ़ा एंड इसका भी क्या था C अल्फ़ा था। और यदि हम इसको और आगे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अब इसका वैल्यू यहाँ पर पुट करो कि ये प्लस का क्या था C अल्फ़ा, इसका भी C अल्फ़ा, C माइनस C अल्फ़ा। आगे क्या हो जाएगा, फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट घुसाइए कि आगे हम क्या लिखेंगे इसको। अब यदि इसको आगे देखते तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा का स्क्वायर एंड C का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, C को बाहर करेंगे तो 1 माइनस अल्फ़ा, एक C और C से कटेगा, क्या हो जाएगा C अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। जब 1 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा तब क्या करेंगे, के बराबर C अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा। अब हम 1 माइनस C अल्फ़ा को क्या कर लेते हैं, अप्रोक्सली 1 मान लेते, तो क्या हो जाएगा के बराबर C अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा। C अल्फ़ा स्क्वायर जब हो जाएगा तो हमें अल्फ़ा का वैल्यू निकालते हैं, यानी परसेंटेज आयोनाइजेशन को निकालते हैं। परसेंटेज आयोनाइजेशन को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, के माइनस C का होल स्क्वायर। इस प्रकार से इसका इम्पोर्टेंट फार्मूला है, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फार्मूला बन जाता है। तो आप भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। तो आप हमारे बीच में इस प्रकार से बने रहे, क्योंकि हम इसी के साथ यहाँ लेक्चर को समाप्त करते हैं। और इसके बाद में जब हम अगला लेक्चर में आएंगे तो क्या करेंगे, इसके ढेर सारे क्वेश्चन को हम लेकर के सॉल्व करेंगे और आगे भी पढ़ेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप इस लेक्चर के साथ बने रहेंगे। और यदि आप हमारे साथ ऑनलाइन क्लास में पढ़ना चाहते हैं तो आप AR एजुकेशनल हब पर भी जा कर के वहाँ पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम लाइव फ़िलहाल इसी टाइम आएंगे 11 बजे। तो आप हमारे बीच में इस प्रकार से बने रहे और जितना जल्दी हो सके अपने दोस्तों को भी बनाए रखें, क्योंकि यदि साथ में पढ़ते तो अच्छा रहता है। और ऑनलाइन क्लास और लाइव क्लास में बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है। लाइव क्लास में होता है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो रिलेशन बनता है उस रिलेशन को कायम रहता है, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन पूछने और आंसर समझने का बहुत ज़्यादा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी
बहुत ज़्यादा रहता है। तो इस प्रकार से उसी के साथ बने रहा। तब तक के लिए आज के इस लेक्चर को यहाँ पर हम क्या कर सकते